नमस्कार साथियों, और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। साथियों, मैं आपका इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग देखते हैं चार्टर एक्ट 1833। इसके पहले भी कई वीडियो बनाए जा चुके हैं इसके पहले के, उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से आप देख सकते हैं। संवैधानिक विकास हम लोग पढ़ रहे हैं, उस क्रम में आज हम लोगों का जो वीडियो है वो चार्टर एक्ट 1833 के ऊपर वीडियो बन रहा है। ठीक है, ये जो आप लोगों का लेक्चर है इसमें हमने 1833 के चार्टर एक्ट के सारे प्रावधान मात्र एक वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया है। और ये जो वीडियो है 10-12 मिनट का वीडियो जो होगा वो आपके लिए एकदम रामबाण होगा, क्योंकि इस एक्ट से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, उन समस्त क्वेश्चंस को हम यहाँ पे शामिल किए हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके कंपटीशन में यह बहुत ही आपके लिए उपयोगी होगा। साथियों, बिना वीडियो को स्किप किए हुए आप 10 से 12 मिनट देख लीजिए। इसके बाद आपको चार्टर एक्ट फिर दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ये विश्वास मान लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं इस एक्ट को। तो साथियों, इस एक्ट को हम लोग पढ़ें उसके पहले थोड़ी सी इसकी भूमिका के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग पहले देख लेते हैं 1 मिनट में कि हम लोग इसमें पढ़ने क्या जा रहे हैं। साथियों, चार्टर एक्ट 1833 जो है इसमें क्या किया गया है कि कंपनी को अब क्या किया जाता है, व्यापारिक एकाधिकार जो दिए गए थे इसके पहले, वो समस्त व्यापारिक एकाधिकार इसके समाप्त करके अब इसको क्या किया जाता है, पूरी तरह से प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था या ये एक तरह से क्या है कि निकाय बनाया जाता है, संस्था या निकाय बनाया जाता है। इसके अलावा साथियों, ये आप अगर दिमाग में रख करके चलते हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। यानी कि अब ये कंपनी नहीं रहेगी जो व्यापार करेगी, अब यह क्या हो गई, प्रशासनिक संस्था हो गई है जो कि अब प्रशासन चलाएगी, यहाँ पर हुकूमत चलाएगी। इस चीज़ को दिमाग में रख करके चलेंगे अगर आप, तो ये चार्टर एक्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसके जितने भी प्रावधान किए गए हैं वो समस्त प्रावधान आपको जो दिखेंगे वो प्रशासन से रिलेटेड मिलेंगे कि प्रशासन को और सरल बनाने के लिए, प्रशासन में और सहायता के लिए वो प्रावधान इसमें आपको दिखाई देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना लेट किए हुए। आइए साथियों देखते हैं पहला प्रावधान। इसमें आप देख रहे होंगे कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था साथियों, उसको भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल जिसे कहा जाता था, जिस व्यक्ति को कहा जाता था कि आप बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, अब उसको कहा जाने लगा कि आप भारत के गवर्नर जनरल हैं। यानी कि पदनाम जो था उसका बदल दिया गया, उसका पदनाम क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इस तरह से नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इस तरह से नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति विलियम बेंटिक था। यानी कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। समझ में आया साथियों? इसके बाद अब यहां पे आगे देखिएगा कि इसकी शक्तियां क्या क्या थीं। जैसे अब इसमें क्या किया गया है, पदनाम बदल दिया गया, अब इसका भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया है, बड़ा पद कर दिया गया है, तो इसकी शक्तियां भी कुछ बढ़ाई गई होंगी। तो आइए समझते हैं इसकी शक्ति क्या क्या थी। इसकी शक्तियों में अगर आप देखते हैं तो समस्त सैन्य से संबंधित, यानी कि सेना से संबंधित समस्त शक्ति और नागरिकों से संबंधित समस्त शक्ति इसी के अंतर्गत निहित कर दी गई। किसके अंतर्गत? गवर्नर जनरल के अंतर्गत। यहाँ पे आप देख रहे हैं समस्त नागरिक और समस्त सैन्य संबंधित शक्ति जो थी इसके अंतर्गत निहित कर दी गई गवर्नर जनरल के। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि समस्त ब्रिटिश भारत के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो विधायिका की शक्तियाँ थी वो असीमित शक्ति इसको दे दी गई। यानी कि समस्त ब्रिटिश भारत की असीमित शक्ति विधायिका से संबंधित गवर्नर जनरल को दे दी गई। यानी कि कोई भी विधि बनानी हो तो गवर्नर जनरल अपना इस पर विधि बना सकता है। लेकिन साथियों, गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति की जाती थी अधिकांशतः आप देखेंगे कि राजनीतिक नियुक्ति है। ये पद जो है राजनीतिक है, तो कोई जरूरी नहीं कि जिस गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जा रही हो वह विधि से संबंधित बहुत बड़ा व्याख्याता हो, विधि का बहुत बड़ा ज्ञाता हो सकता है उसको विधि से संबंधित कुछ कम नॉलेज हो। ऐसे में क्या होगा कि उसकी सहायता के लिए, या विधि का नॉलेज है भी तो भी उससे कुछ और विधि से संबंधित नॉलेज के लिए क्या किया जाता है, एक और पद की नियुक्ति की जाती है। कहाँ पे? गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी उसमें। यानी कि इसके पहले गवर्नर जनरल की परिषद में 3 सदस्य होते थे, अब यहाँ पर 1 सदस्य और बढ़ाकर कर दिया गया है 4 सदस्य, और उस चौथे सदस्य के लिए अनिवार्य कर दिया गया साथियों कि वह कानूनी
ज्ञाता होगा और वो कानूनी सदस्य के रूप में एक चौथे सदस्य की नियुक्ति की जाती है गवर्नर जनरल की परिषद में। इस तरह से गवर्नर जनरल की परिषद में कुल कितने सदस्य हो जाते हैं? 4 सदस्य हो जाते हैं। यानी कि वो चौथा सदस्य कौन होगा? विधि से संबंधित सदस्य होगा। अब साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब जो ये विधि से संबंधित यह सदस्य होगा, या आप ये कहें कि यह जो गवर्नर जनरल की परिषद ये है, अब इस परिषद के द्वारा जो विधियां बनाई जानी थीं, या आप ये कहें कि अब से जो ये परिषद गठित की गई 4 सदस्यों वाली, तो ये जो परिषद विधि बनाएगी वो विधि क्या कहलाएगा? वो विधि अधिनियम कहलाएगा। जबकि इसके पहले का जो विधि होता था वह क्या कहलाता था? विनियम कहलाता था। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अब यह परिषद द्वारा जो पारित कानून होगा वह अधिनियम कहलाया और इसके पहले का जो प्रावधान होता था वह विनियम कहलाता था। इतना हमें लगता है कि समझ गए होंगे साथियों। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सारी शक्ति किसी एक व्यक्ति में केंद्रित कर दे रहे हैं। किसके अंतर्गत? गवर्नर जनरल के अंतर्गत। इस तरह से 1833 का चार्टर एक्ट जो है एक तरह से केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया। भारत के प्रशासन का क्या किया गया? एक व्यक्ति में समाहित करने का प्रयास किया गया, केंद्रीकरण करने का, एकीकरण करने का प्रयास किया गया। इस तरह से आप देखिएगा, प्रथम बार ऐसा किया गया कि देश की जो शासन व्यवस्था है या शासन प्रणाली है उसका केंद्रीकरण कर दिया गया। यानी कि शासन प्रणाली जो भारत की थी वह क्या कर दिया गया? किसी एक व्यक्ति के अंतर्गत, किसी एक केंद्र में निहित कर दिया गया। इतना आपको समझ में आया होगा साथियों। यदि आपको साथियों कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए, या हमारी वीडियो में कोई भी सुधार करने की ज़रूरत हो तो प्लीज़ आपकी जो सलाह है हमारे लिए जो है बहुत ही उपयोगी होगा, इसलिए सलाह ज़रूर दें। इसके अलावा आइए साथियों देखते हैं और क्या प्रावधान किए गए थे। यहाँ पर देखिएगा, कंपनी के समस्त व्यापारिक एकाधिकार जो थे वो समाप्त कर दिए गए। जैसा कि हमने पहले ही लाइन में बोला कि कंपनी अब यहाँ पे क्या कर दिया गया? पूरी तरह से समाप्त करके कंपनी के व्यापारिक कार्य को अब यहाँ पे प्रशासन के कार्य उसको दिए जाते हैं कि अब आप क्या करेंगे? प्रशासन से संबंधित जो भी कार्य हैं वो आप करेंगे और प्रशासन चलाएंगे यहाँ पर। तो वही चीजें यहाँ पे हैं कि कंपनी के समस्त व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके विशुद्ध रूप से इसे प्रशासनिक और राजनीतिक निकाय बना दिया गया। समझ में आया साथियों? इस तरह से आप देख रहे होंगे कि यह क्या है? प्रशासन से संबंधित सारे यहाँ पे शर्तें या सारे जो प्रावधान मिल रहे हैं। कहीं भी ऐसा नहीं मिल रहा है कि आपको कोई व्यापार से संबंधित जुड़ा हुआ प्रावधान यहाँ पे आपको दिख रहा हो। तो इस तरह से यहाँ पर आपको क्या करता है? कंपनी के समस्त व्यापारिक एकाधिकार और इसके जो थे समाप्त करके इसको क्या कर दिया गया? राजनीतिक और प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे गवर्नर जनरल को क्या किया गया? एक परिषद थी प्रशासन के लिए जो है इसमें सहायता करने के लिए, निर्णय लेने के लिए। अब उस प्रशासन को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या होता था कि ज़मीन पर भी क्या होते थे? ये प्रशासक होते थे, जो कि आप कहेंगे लोक सेवक जो होते थे, उनकी नियुक्ति भी क्या होता था? अभी तक यहाँ 1833 तक या 1833 के बाद भी आप कहिए होता रहा, तो 1833 तक क्या होता था कि इसमें वही नियुक्त होते थे अंग्रेज वगैरह, उनके जो अपने अपने होते थे उन्हीं के द्वारा नियुक्त कर दिए जाते थे। वही प्रशासन जिले स्तर पर डीएम हुए, एसपी हुए, ये सभी क्या करते थे? उसको प्रशासन को देखते थे। लेकिन अब इस 1833 के चार्टर एक्ट में एक छोटा सा प्रयास किया जाता है कि अब इस पद पर क्या किया जाएगा? भारतीयों की भी नियुक्ति की जाएगी, और वो भी क्या होगा? यहाँ पर सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ऐसे ही नहीं नियुक्त कर दिया जाएगा, खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। उसमें भारतीय भी शामिल होंगे और उसको वो भी क्वालिफाई करके प्रशासन में शामिल हो सकते हैं। लेकिन साथियों, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण प्रावधान जमीन पर नहीं उतारा जा सका। दुख की बात तो यही रही। यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पर प्रयास किया गया कि अब सिविल सेवा में जो है भारतीयों को भी शामिल किया जाए और वह जो हो वो खुली प्रतियोगिता के आधार पर चयन किया जाए। यहाँ पर कोई पक्षपात जैसी चीज़ें ना रहें, जिससे कि उनको ये कहने को मौका मिले कि यहाँ पर पक्षपात किया गया, यहाँ पर नियुक्ति जो की जा रही है अंग्रेजों की ही नियुक्ति की जा रही है। तो ये चीज़ें यहाँ पर सुधारने का प्रयास किया गया, लेकिन ये सुधार किया नहीं जा सका साथियों, बल्कि और इस प्रावधान में ही सुधार कर दिया इन लोगों ने कि जो ये प्रावधान किया गया कि ये आयोजन खुली प्रतियोगिता के आधार पर होगा, इसको फिर से सुधार करके क्या कर दिया? नहीं होगा, ये कर दिया इन्होंने। क्यों किया? क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इनको आगे झुकना पड़ा। इनको डर था कि भारतीय भी शासन में आ जाएंगे, अच्छा तो ये तो फिर हमारे ऊपर हम इस तरह से प्रशासन चलाने लग जाएंगे।
इस तरह से इसका विरोध किया जाता है और इसको फिर से क्या किया जाता है, इसको वापस ले लिया जाता है प्रावधान। बहरहाल ये प्रावधान जो यहाँ पे नहीं हो पाया, वो प्रावधान आगे चल करके जो कि 1853 का चार्टर एक्ट आया था, उसमें क्या किया जाता है, शामिल कर लिया जाता है पूरी तरह से। इसके 20 वर्ष पश्चात उसमें भारतीयों को भी सिविल सेवा में आगे आने का अवसर दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रावधान यहाँ पे ना होकर के ये आपका जो होता है 1853 के चार्टर एक्ट में होता है। तो 20 वर्ष आगे चले गए हम लोग कि 20 वर्ष तक हमें डिले कर दिया गया। 20 वर्ष पश्चात हमको क्या हुआ, इस चीज़ की प्राप्ति हुई, इस सेवा में जाने की अवसर की प्राप्ति हो पाई। समझ में आया साथियों। अब आगे आइएगा साथियों, ये सब चीज़ें जो थे ये तो थे कि इस तरह से प्रशासन चलाएंगे, इस तरह से गवर्नर जनरल की परिषद होगी, ये सरकार चलाएंगे। सरकार चलाने के लिए साथियों कानून भी होना चाहिए, जनता को कंट्रोल करने के लिए कानून भी होना चाहिए कि जनता अगर कहीं पर भीड़ इकट्ठा करके कुछ गलत कर रही है तो वो गलत है, ऐसा कहीं पे कानून होना चाहिए, जनता को दिखाया जा सके कि ये आप गलत कर रहे हैं। तो इस तरह से कानूनों का वर्गीकरण करने के लिए, इन सभी कानूनों का वर्गीकरण करने के लिए पहली बार जो है प्रथम विधि आयोग का जो गठन किया गया था वो इसी एक्ट के तहत किया गया। यानी कि भारतीय कानूनों के वर्गीकरण के लिए प्रथम विधि आयोग का जो गठन किया गया साथियों, वह 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1834 में किया गया और जिसके अध्यक्ष जो थे वो लॉर्ड मैकाले थे। यानी कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया और इसका कार्य जो सौंपा गया इसको, वह कार्य यह था कि यह क्या करेगा, यह भारतीय कानूनों का वर्गीकरण करेगा। इस तरह से साथियों भारतीय कानूनों के वर्गीकरण के लिए 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। ये बहुत बार पूछा गया साथियों, प्लीज़ इसको याद जरूर रखिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके जितने भी कानून आपके ऊपर लागू होते हैं आज के टाइम पर भी, वो सारे के सारे ये यहाँ से आपके प्रेरित होते हैं, या तो अभी वही हैं या तो कुछ ना कुछ उसमें सुधार कर दिया गया है वही। समझ में आया साथियों। इसके बाद एक चीज़ और आता है कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग जो गठित किया गया वो 1955 में गठित किया गया और उसके अध्यक्ष जो थे वह थे एम.सी. सीतलवाड़। यानी कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम जो विधि आयोग का गठन किया गया वह किया गया 1955 में और उसके अध्यक्ष जो थे एम.सी. सीतलवाड़ थे। और साथियों एक चीज़ और बताएं आपको, एम.सी. सीतलवाड़ ही भारत के प्रथम जो महान्यायवादी हैं उस पद पर नियुक्त किए गए। यानी कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, वह एम.सी. सीतलवाड़ थे। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, सारी की सारी चीज़ें जो 1833 के चार्टर एक्ट में समाहित की गई थीं। और उम्मीद करते हैं कि यह आपके एग्ज़ाम में पूरी तरह से आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपकी सहायता करेगा। तो इसी पर हम अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं और उसके साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं साथियों कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को, ज्ञानालय चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी। यहाँ पर साथियों हम संविधान से संबंधित जो सीरीज स्टार्ट किए हैं आपको शीघ्र ही समाप्त कर देंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझा करके। तो इसलिए यह आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र में है, जो इलाहाबाद या दिल्ली जैसे शहरों में नहीं आ सकते हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये विश्वास मानिए यहाँ की कोचिंगों में जो भी पढ़ाया जाता है इससे ज़्यादा कहीं भी नहीं पढ़ा देंगे आपको, कोई और प्रावधान नहीं पढ़ा देंगे। जितने प्रावधान हमने समाहित कर दिया इससे अलग प्रावधान वो क्या पढ़ा देंगे। समझ में आया। तो आप विश्वास करिए और इस जो भी वीडियो पढ़ रहे हैं इस वीडियो को आप देखिए ध्यान से और किताब कोई भी आप रखिए और पढ़ते जाइए। इससे ज़्यादा कहीं भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ लेते हैं विदा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।